नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार का है जो कि एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो एमजेपीआरयू से है वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है OMR पाठ्यक्रम पर होना है उन सब के लिए ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। ये क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा, क्योंकि दोस्तों ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे, चाहे आप कानपुर विश्वविद्यालय से हों, आगरा विश्वविद्यालय से हों, BU झांसी विश्वविद्यालय से हों, MSc माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हों, सब में सेम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 75 क्वेश्चंस का उत्तर देना था विद्यार्थियों द्वारा। और नई शिक्षा नीति के आधार पर जो फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री आपका है वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके, चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं श्याम पिंड। तो श्याम पिंडों के उत्पन्न विकिरण क्या हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है कि दे बॉडी विच ट्रांसमिट ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, यानी वह बॉडी जिनमें सभी विकिरण उस पर गिरते हैं। तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। वह बॉडी जो सभी प्रकार के विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, यानी द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। चलें अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि एज ए रेडिएटर द ब्लैक बॉडी इमिट द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल रेडिएशन। वह रेडिएटर श्याम पिंडों से ज़्यादा ऊष्मीय विकिरण होता है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय विकिरण जो होता है वो एट ऑल वेवलेंथ पर होता है, यानी कि किस पे होता है दोस्तों? सभी तरंग क्रियाओं पर रेडिएटर श्याम पिंडों से ज़्यादा ऊष्मीय विकिरण होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि प्लांक का नियम, प्लांक्स लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। प्लांक का नियम व्याख्या करता है स्पेक्ट्रम का विवरण। तो यहाँ पर है ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो इसमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे ब्लैक बॉडी। प्लांक का नियम व्याख्या करता है स्पेक्ट्रम श्याम बॉडी विकिरण, ओके, यानी ब्लैक बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जिसका दिया गया है 10⁻30 जूल सेकंड। ठीक है, इसमें प्लांक का स्थिरांक मान कितना होगा? तो इसका स्थिरांक जो मान है वो है 6.6। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ ए एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द इट इज कॉल्ड। यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तब होता है जब उचित आवृत्ति के विकिरण को उस पर आपतित होने दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सही उत्तर है। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रति सेकेंड की दर से उत्सर्जित होता है। ये सरल अनुपाती किसके होता है? तो ये सरल अनुपाती होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है विच फोटॉन इज मोर एनर्जेटिक, ए रेड ऑन और वॉलेट वन। तो इसमें वॉलेट आपका हो जाएगा कलर, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है व्हाट हैपन टू द वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन आफ्टर ए कोलाइड्स विथ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की कोलाइडी अवस्था के बाद फोटॉन की तरंग क्रिया पर क्या होगा? तो तरंग क्रिया क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन
1s2 2s2 2px 2py 2pz इज अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया है, जिसका दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये किसके अनुसार होता है, ये क्या आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार होता है या फिर पाउली का एक्सक्लूशन नियम, मॉडर्न प्रिडिक्ट लॉ के अनुसार, या हुंड के लॉ, तो ये हुंड के नियम के अनुसार इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है द कैरेक्टर्स ऑफ पी ऑर्बिटल व्हिच डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि पी ऑर्बिटल का वह गुण जो यौगिक की संरचना को बनाता है, तो वो यौगिक की संरचना को क्या बनाता है, डायरेक्शनल बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, डायरेक्शनल। ऑप्शन 20 में राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जब साइज एस ऑर्बिटल की इंक्रीज करेगी तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो भी इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एस ऑर्बिटल, निम्नलिखित में से कौन सा एस ऑर्बिटल के सापेक्ष में सही नहीं है। तो पहला यहाँ पर देखिए दिया गया, दे कैन ओनली होल्ड ऑन माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन, यानी वह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन है। बाकी बी कह रहा है दे आर द स्पेरिकल इन शेप, यानी वो गोलाकार होते हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है कि दे आर फाउंड इन ऑल, ये सभी मुख्य ऊर्जा स्तर पर पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फिलेड, कक्षा का सही क्रम क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब पहले को चेक करते हैं, इसमें दिया गया 4s 3d अब 5s 4d, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाता है 3s के बाद क्या आता है 3s2 3p6, और फिर आता है 4s। ठीक है, 4s2, फिर आएगा 3d, तो पहले में 4s 3d आता है, उसके बाद 5s तब 4d आता है, तो इसमें पहला वाला सही होगा। बाकी यहाँ देखिए बी वाले में 3d दिया गया तब 4s, तो पहले 4s आएगा तब 3d आएगा। तीसरे में देखिए 3d पहले दिया गया फिर 4s, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4d आ गया, क्योंकि 4s के बाद में क्या आएगा, 4s के बाद 4p आएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी देखते हैं 5s 3d, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, केवल ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। ये कक्षा के सही क्रम में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन जो है ये पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें है कि ऑर्बिटल्स हैविंग 2 स्पेरिकल नोड्स, यानी कक्षा में 2 गोलाकार नोड्स होते हैं, तो उन गोलाकार नोड्स कितने होते हैं, 2s होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, कक्षा में जो गोलाकार नोड्स होते हैं वो होते हैं 6f में, किस में होते हैं, 6f में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ये ए वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है इफ़ द मेन, माफ कीजिए, इफ़ द मीन एंड द वेरियंस ऑफ ब्रोनोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर द 5 and 4 रिपीटिंग देन द वैल्यू ऑफ n इज, यानी कि ब्रोनोकल विवरण के माध्य और विचरण क्रमशः 5 और 4 हैं, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान जो आएगा वो आप निकाल कर देखेंगे तो 25 आएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइड टू, अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, गैसेस, या नन ऑफ दिस, तो सूक्ष्म कण पर, स्थूल कण पे नहीं, सूक्ष्म कण पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, नहीं तो फिर आप माइक्रो पर लगाएंगे, माइक्रो पे लगाएंगे आप, माइक्रो पार्टिकल। ओके, अनिश्चितता का सिद्धांत लागू करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दोस्तों क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट कैन बी प्रोवाइड दैट, यानी कि अनिश्चितता के सिद्धांत पर यह सिद्ध किया जा सकता है।
तो अनिश्चितता के सिद्धांत पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहते हैं, ये अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है द टाइम डोमेन कैन बी द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव समीकरण में समय डोमेन हो सकता है डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, जीरो हो सकता है, बोथ ए एंड बी। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों हो सकता है श्रोडिंगर वेव समीकरण में समय डोमेन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें है कि अकॉर्डिंग टू आप बाउ प्रिंसिपल विच ऑफ द 3 4 D 5P 5S विल बी फिल्ड विथ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। आप बाउ सिद्धांत के अनुसार इसमें से सर्वप्रथम किस इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, इसमें 5S भरेंगे। क्या भरेंगे? 5S भरेंगे, फिर 4D भरेंगे, फिर 5P भरेंगे। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 5S। 5S कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि 5S पहले आएगा, फिर आएगा 4D, फिर आएगा 5P। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, उसके अनुसार क्या होता है? तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार पहला हम चेक करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका रॉन्ग होगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये भी नहीं होगा पाउली एक्सक्लूजन के अनुसार। सी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इसमें दिया गया है कि ऑल ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन बताता है पाउली का एक्सक्लूजन सिद्धांत, बाकी सी वाला हुंड का नियम बताता है। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें है हाउ मनी वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। स्पिन क्वांटम संख्या के कितने मान यहाँ पर पॉसिबल हैं? तो 2 मान इसमें पॉसिबल हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया है, द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट एट। तो वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड फंक्शन को, एम्पलीट्यूड फंक्शन को वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? तो दोस्तों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एंगुलर मोमेंटम को, यानी कोणीय संवेग को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें है एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जूल प्रति केल्विन होता है एसआई यूनिट हीट कैपेसिटी की। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल। किसी भी परत की विशिष्ट ताप की गुंजाइश सम होती है, तो इसकी गुंजाइश होती है मास ऑफ सब्सटेंस इनटू हीट कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हीट कैपेसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट एन इक्वल टू 2 इज। यानी बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग किसी भी कक्षा में होता है एन इक्वल टू 2 के लिए। तो एन इक्वल टू 2 के लिए इसका मान कितना होगा? h/x होगा। क्या होगा? h/x। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें है कि कंपटन शिफ्ट डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपटन शिफ्ट जो है वो डिपेंड किस पे करता है? एंगल ऑफ स्केटिंग पे। किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ स्केटिंग पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम इज। हैमिल्टोनियन पथ समस्या क्या है? तो हैमिल्टोनियन जो पथ समस्या है वो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। क्या है दोस्तों? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि हु फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट एवर अलोंग दम सॉल्व द हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसमें मार्टिलो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हैमिल्टोनियन पथ समस्या को सुलझाने के लिए एल्गोरिथम को किसने बनाया, तो मार्टिलो ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, जिसमें दोस्तों है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हाइगर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एनर्जी इज। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ घूमता है तो वह ऊर्जा क्या कहलाता है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड कहते हैं। वो ऊर्जा को अवशोषण करता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। ए और बी नहीं होगा, केवल ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 31 नंबर। आई आर रेडिएशन हैव द रेंज। आई आर का रेडिएशन पूछा गया है। आई आर रेडिएशन का रेंज कितना होता है, तो 800 से लगभग 2000 एनएम के बीच में आई आर का रेडिएशन होता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हुक लॉ फॉर द वेरिएशन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंट एज। तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएशन पूछा गया है तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्रेंटिएटेड यूजिंग द 7R स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इनमें से किसके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हुए विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें हम एंटेनोमर्स, ठीक है, प्रतिबिंब रूपी समूह को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से विभक्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। इनमें से कौन सा यूवी विकिरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो इनमें से वाटर, ध्यान रखेंगे वाटर, जल जो है ये यूवी विकिरण के द्वारा अवशोषित नहीं होगा। बाकी एथिल अल्कोहल, बेंजीन और एसीटोन ये सभी यूवी विकिरण के द्वारा अवशोषित होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें था कि द रिलेशन बिटवीन गामा बी एक्स इज। तो इसका सही संबंध पूछा गया था। इनमें सही संबंध ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें है द रेंज ऑफ यूवी लाइट इज। तो यूवी लाइट का जो रेंज है वो है 10 से लेकर के 400 mm तक, 10 से लेकर के 400 mm तक, एनएम तक, ठीक है, एनएम तक। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें है विच रे आर नोन एज द रेडिएशंस ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से कौन सी विकिरण की ऊर्जा उच्च ऊर्जा के विकिरण की तरह जाना जाता है। तो उच्च ऊर्जा विकिरण के रूप में किसे जानते हैं। तो पहला था इसमें आई आर रेस टू 1000 nm, या फिर कॉस्मिक रेस, यूवी रेंज, या माइक्रोवेव रेंज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अगर आपको पता होगा तो आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इनमें से किसको नहीं पहचाना जा सकता है यूवी अवशोषण स्पेक्ट्रा की मदद से। तो पहला तो दिया गया कॉन्जुगेशन, फंक्शनल ग्रुप, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो इसमें से फंक्शनल क्रियात्मक समूह को हम नहीं पहचान सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, जिसमें है कि विच कंपाउंड विल शो मैक्सिमम आई आर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। कौन सा यौगिक ज़्यादा से ज़्यादा आई आर अवशोषण आवृत्ति को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसमें एसीटोन, मेथिल एथिल कीटोन, या फिर साइक्लोब्यूटेन, या मेथिल वाइनिल कीटोन। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा एसीटोन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे 40 नंबर, जिसमें है द रिलेशन 1/2πl अंडर रूट के अपॉन यू इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है, फोर्स बल स्थिरांक है, फोर्स कांस्टेंट है। ओके, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल इन द रमन स्पेक्ट्रम इज डेल जे इज इक्वल टू। तो ये होता है +2 के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया रमन शिफ्ट डिपेंड अपॉन। तो रमन शिफ्ट
किस पर डिपेंड होता है? तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ पर डिपेंड करता है रमन का शिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें है रमन इफेक्ट इज स्क्रेटिंग ऑफ, रमन प्रभाव बिखरना है। तो रमन प्रभाव बिखरना है वो किसका है? रमन इफेक्ट इज स्क्रेटिंग ऑफ फोटॉन्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया था द इलास्टिक स्क्रेटिंग ऑफ ए फोटो इज कॉल्ड, फोटो की इलास्टिक से प्रकीर्ण बिखरना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है रेलिंग प्रकीर्ण, रेलिंग स्क्रेटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ वाटर है। तो वाटर के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? वो लगभग 3n होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर आपका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें है द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ स्टोक लाइन व्हेन क्या हो जाएगा इसमें? डेल बी इक्वल टू डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि 47 नंबर है कि द रमन शिफ्ट जनरली लाइज बिटवीन, रमन पारी समानता किसके बीच होती है? तो इसकी पारी जो लाई करती है वो लगभग 100 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाइज करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें है रमन लाइस आर, तो रमन लाइस क्या करता है? एक प्रकार का वीक रमन रेखा है, एक प्रकार की कमजोर रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें है द मोस्ट कॉमनली यूज द लेजर फॉर द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला लेजर कौन है? तो ध्यान रखेंगे हीलियम नियॉन लेजर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, और ये दोस्तों 3 विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है और चौथा विश्वविद्यालय MG प्यारे विश्वविद्यालय में पूछा गया है। द रमन शिफ्ट रिलेटेड टू फोर्स कांस्टेंट के एंड द रेडियोसेड लॉस इन गिवन बाय, रमन पारी में बल स्थिरांक के रेडियस लॉस का संबंध दिखाता है। तो जो इसका संबंध दर्शाएगा वो दर्शाएगा 1/2x √KU। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे निवेदन है इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा जो मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आप लोग के लिए बनाया था, लगभग क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने जो 3 विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराए थे वो देखा होगा और मेरा मॉडल पेपर तैयार किया होगा, तो सारे के सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आज शाम 9 बजे से क्लास आप लोग की चलेगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन NMR स्पेक्ट्रम द न्यूक्लियर इन अप फील्ड रिसोनेट एट, यानी NMR स्पेक्ट्रम में नाभिक उच्च क्षेत्र में अनुवाद करता है। तो जो अनुवाद होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी देता है, उच्च तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 52 नंबर द न्यूक्लियाई दैट डज नॉट गिव NMR सिग्नल, नाभिक जो NMR सिग्नल नहीं देता है। तो इनमें से जो NMR सिग्नल नहीं देगा वो 15N नहीं देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें पूछा गया था सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइज फ्रॉम, NMR में सिग्नल का विभक्त होना कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों स्पिन कपलिंग से होता है। कहाँ से होता है? स्पिन कपलिंग से। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच न्यूक्लियर फार्मूला C3H1C12 एक्सेबिट ओनली द सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रम। तो ये हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो ओनली द सिग्नल इज प्रेजेंट इन NMR स्पेक्ट्रा, यानी कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक NMR स्पेक्ट्रा में एक ही सिग्नल मौजूद दर्शाता है? तो इनमें से केवल एक ही सिग्नल जो मौजूद दर्शाएगा
वो कौन सा है दोस्तों, वो है C6H6 C5H12। तो इसमें ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, सभी, ये सभी सिग्नल दिखाते हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ए पीक ऑफ डबलेट इज कॉल्ड एज। डबलेट के स्पेंटर पीक्स के माध्यम की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इस दूरी को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, युग्मक स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि H2CH2 C2H6 एंड C6H6 एक्सेबेट विच NMR स्पेक्ट्रा। तो ये ट्रिपलेट, तीन सिग्नल ले देंगे, ट्रिपलेट सिग्नल देंगे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें है दोस्तों NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामग्री संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए उत्तर कीजिएगा भाई आप सब लोग। तो दोस्तों इनसॉल्युबल केमिकल कंपाउंड के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे 59 नंबर, जिसमें क्या पूछा गया था कि NMR में NMR इज ए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई न्यूक्लियाई इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी NMR अध्ययन है अवशोषण का, जो कि क्या करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। NMR इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तीव्रता है वो है रेडियो वेव्स। ओके, ऑप्शन सी में राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें पूछा गया है इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज इवन टू स्पिन द न्यूक्लियस विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का नंबर सम है तब जो नाभिक का स्पिन होगा वो इनमें से क्या होगा। तो जो नाभिक का स्पिन आएगा दोस्तों वो जीरो स्पिन रेडिएशन आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें है केमिकल शिफ्ट अलाउ ए केमिस्ट टू ऑब्टेन द आइडिया ऑफ हाउ एटम आर ज्वाइन टुगेदर। यानी रासायनिक पारी केमिस्ट को आइडिया देती है कि अणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सत्य कथन है, यही केमिकल शिफ्ट ही आइडिया देती है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन। यानी मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक दोनों में ही स्पिन के गुण होते हैं। ये सत्य कथन है या असत्य कथन है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, दोनों ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया है मित्रों कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज सफिशियंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त है, ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त है, रेडियो तीव्रता विकिरण में पर्याप्त है, इसमें इनमें से किसमें है। अणु का उत्तेजित होना, वेरिएशन ऑन एटम यानी अणु का तरंगित होना, या फिर अणुओं का तरंगन होना, या ऑप्शन डी कह रहा है कि इफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एन एटम। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा अणु की न्यूक्लियर स्पिन प्रभावित होना। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन इसमें से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया था कि NMR स्पेक्ट्रोमीटर प्रोवाइड्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड। यानी कि NMR स्पेक्ट्रोमीटर दिलाता है। अब इसमें आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। NMR स्पेक्ट्रोमीटर प्रोवाइड एंड एक्यूरेट मेथड एंड डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड। तो एक्यूरेट एंड नॉन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही, अविनाशित। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट द केमिकल नेचर ऑफ एंड स्पेक्ट्रिकल पोजीशन ऑफ। यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाता है रासायनिक स्वभाव न्यूक्लियाई और निग्बोरिंग न्यूक्लियाई। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नाभिक तथा नाभिक के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है 66 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है कि इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी
द स्पिनिंग न्यूक्लियाई इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इरेडिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उच्च चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक की स्पिन इनमें से किसमें होती है। तो नाभिक की जो स्पिन होती है वो किसमें होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होती है परपेंडिकुलर एंड वीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा, सीधा तथा निम्न क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें है ऑल हाइड्रोजन एटम, सभी हाइड्रोजन अणु होते हैं। तो सभी हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं दोस्तों वो हैव ए सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सभी के पास एक जैसी अनुनादी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें पूछा गया था व्हाट इज द शील्डिंग इन एनएमआर। एनएमआर में शील्डिंग क्या है। तो एनएमआर में जो शील्डिंग है वह है व्हेन ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ब्लॉक्स द फुल इंडेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सराउंडेड न्यूक्लियाई, यानी जब भी किसी अणु का चुंबकीय क्षण ब्लॉक होता है नाभिक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर जिसमें पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पीक ऑफ डबलेट इज कॉल्ड एज, डबलेट के बीच में इसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, क्या कहते हैं, युग्मन स्थिरांक इसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 जिसमें इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें दिया गया BR81। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या दर्शाता है, तो ये M+2 पीक को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, M+2 पीक को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि क्लेस्ट्रॉन इज यूज एज रेडिएशन सोर्स इन, तो ये जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 73 जिसमें पूछा गया इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज द, मास स्पेक्ट्रा में सबसे तीव्र चोटी कौन सी है। तो बेस पीक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, बेस पीक को सबसे तीव्र पीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है ए मास स्पेक्ट्रोमीटर बम्बार्ड्स मॉलिक्यूल विथ ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इन, मास स्पेक्ट्रोमीटर बमबारी करता है उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम द्वारा। तो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा करता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वेफर फेज द्रव्य अवस्था में मास स्पेक्ट्रोमीटर बमबारी करता है जब उच्च इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें है द इनर्ट गैस यूज इन द हॉरिजेंटल, द इनर्ट गैस यूज इन माफ कीजिएगा ऑनिजेंटल माफ कीजिएगा अनिजेशन दिया गया है स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यानी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आयनिक अवस्था में। तो आयनिक अवस्था में आर्गन, यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें है प्रिंसिपल इन्वॉल्व ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो सिद्धांत है वह है एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट मॉलिक्यूलर वेरिएशन, यानी ऑल इसमें से उपयुक्त सभी मास स्पेक्ट्रोमीटर के सिद्धांत हैं। सो 76 नंबर का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें है कि इन मास स्पेक्ट्रम M18 पीक इंडिकेट्स लॉस ऑफ, यानी कि मास स्पेक्ट्रम में M18 चोटी के दर्शाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है 77 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें है कि इन मास स्पेक्ट्रम ऑफ टॉलुइन विडली द मेटा स्टेबल पीक अपीयर्स टू, टॉलुइन के मास स्पेक्ट्रम में मेटा स्टेबल चोटी होती है। तो मेटा स्टेबल जो चोटी होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो 91 मीटर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछा गया है इन विच स्टेट द मैटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि पदार्थ की किस अवस्था में मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्रिया स्पेक्ट्रोमेट्री किया जाता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा गैसियस स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें पूछा गया है कि विच स्पेसिस ऑफ फॉलोइंग द यूज टू बम्बार्ड विथ द सिंपल फॉर विच मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज़ बीन द परफॉर्म, या इनमें से कौन सा मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर
इस पेंसिल के साथ बमबारी करता है। तो इनमें दोस्तों जो वर्क होता है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें है था दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर न्यूमेरिकल से संबंधित। तो ये प्रश्न हमने छोड़ दिया है दोस्तों, ये सस्पेंस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सूत्र मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रयोग में m/273 के लिए किया जाता है। तो इनमें से दोस्तों C4H11N का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है फॉर द मालिक्यूल Vr4 द नंबर ऑफ पीक्स विच कंपेयर द क्लस्टर फॉर द मालिकुलर आयन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग। Br के चोटियों के लिए जो जुड़ी हुई होती है यौगिक, उनके आयन के क्लस्टर में इनमें से क्या है। तो इनमें जो क्लस्टर जुड़े हुए हैं उनका जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूज की जाती है वो डिटरमाइनिंग टू मासेस ऑफ पार्टिकल के लिए, यानी कणों के भारों का मापन के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मास स्पेक्ट्रा आल्सो कॉल्ड। मास स्पेक्ट्रा को और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। मास स्पेक्ट्रा को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है कि विच फोर्स इज इन्वॉल्व द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल सम्मिलित होता है। तो इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त सभी आल ऑफ एबव करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ इज बेस्ड ऑन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशन पर वर्क करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्रोमेटोग्राफ्स विथ सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफ्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफ के नाम से जानते हैं। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि एक कम्बिनेशन ऑफ ए पेपर क्रोमेटोग्राफ्स एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर क्रोमेटोग्राफ तथा इलेक्ट्रोफोरेसिस का संयोजन क्या कहलाता है। तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफ कहते हैं और इलेक्ट्रिकल मोटेबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज दोनों कहते हैं। सो ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें है द कंपोनेंट्स विच हैव ए स्मॉल वैल्यू ऑफ के हैव द एफिनिटी टू। घटक जिसकी के का मान बहुत ही कम है, घनत्व है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम मोबाइल फेज कहते हैं या नो फेज कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं या सोल्यूशन। तो इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, जिसमें है विच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलरिंग राइटिंग। कौन सी तकनीकी को कलर लेखन के नाम से जाना जाता है। तो कलर लेखन के नाम से हम किसको जानते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी को कलर लेखन के नाम से जानते हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया था कि इन क्रोमेटोग्राफ द स्टेशनरी फेज कैन बी सपोर्टेड इन ए सॉलिड। तो क्रोमेटोग्राफ में स्टेशनरी फेज जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो दोस्तों सॉलिड और लिक्विड दोनों पर वर्क करता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है इन क्रोमेटोग्राफ्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। तो मोबाइल फेज में दोस्तों ध्यान रखेंगे जो प्रयोग किया जाता है वो लिक्विड और गैस, और स्टेशनरी फेज में सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि मोबाइल फेज में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है क्रोमेटोग्राफी इज। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी सॉल्यूट, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन विथ इल्यूशन टाइम, यानी कि विलय की सांद्रता तथा इल्यूशन समय, विलय की सांद्रता विथ इल्यूशन आयतन। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 आ गया आपकी स्क्रीन पे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें है यूजिंग द क्रोमेटोग्राफ डिटेक्टर इन द क्रोमेटोग्राफी ए ग्राफ्स इज ऑब्टेन बिटवीन
फिल इन द ब्लैंक दिया गया है एंड टाइम, तो इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन फिल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी यूजिंग द क्रोमेटोग्राम डिटेक्चर इन क्रोमेटोग्राफी ए ग्राफ इज ऑब्टेन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। ओके, ऑप्शन नंबर सी बी वाला करेक्ट उत्तर सांद्रता यहाँ पर फिल होगा 96 नंबर में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफ्स इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालिसिस। यानी क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसको प्रत्यक्ष विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो इनमें हम क्या अलग करते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जटिल मिश्रण को हम अलग करते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है जिसमें है क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी सेपरेट टू प्योरीफाई द वोलेटिल सब्सटेंस। क्रोमेटोग्राफी में जो विषीय पदार्थ हैं उनके शोधन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सत्य कथन है, क्रोमेटोग्राफी विषीय पदार्थ के शोधन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें है क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट द डिटेक्टेड प्रोडक्ट्स। क्रोमेटोग्राफी नाजुक उत्पाद को पृथक करने में प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये भी आपका सत्य कथन है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर जिसमें है कि व्हाई इज क्रोमेटोग्राफी यूज। क्रोमेटोग्राफी का यूज यानी प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं एज फॉर सेपरेटिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक के पृथक्करण में प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों 100 क्वेश्चन थे इस प्रश्न पत्र में जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, आंसर के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9984947535। इस पर आप पेपर का पेज व्हाट्सअप कर दिया करिए, पेपर व्हाट्सअप कर दें क्लियर पिक के साथ या PDF बना करके, जैसे भी आपकी सुविधा हो। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड हो सके। बाकी BSc की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है विथ PDF नोट्स से, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे चैनल जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे और PDF नोट्स और क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो दोस्तों कैसी रही ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।